अगर आप विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं और आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एनआरआई पेरेंट्स अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं? और अगर आप पहले से एनआरआई नहीं थे लेकिन अकाउंट खोलने के बाद विदेश चले गए हैं, तो क्या होगा? क्या अकाउंट चलता रहेगा? क्या उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपको 8.2% का फायदा मिलता रहेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत से एनआरआई पेरेंट्स जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई के पूरे रूल्स को आसान भाषा में आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कौन अकाउंट खोल सकता है, कितनी रकम जमा कर सकते हैं, 8.2% इंटरेस्ट कैसे काम करता है, एनआरआई पेरेंट्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और अकाउंट होल्डर की रेजिडेंट स्टेटस बदलने पर क्या हो सकता है। तो अगर आप इन सब बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सबसे पहले उस आंकड़े की बात करते हैं जिसकी वजह से सुकन्या समृद्धि योजना एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर 8.2% सालाना इंटरेस्ट रेट है और इंडिया पोस्ट के मुताबिक ये इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पर कैलकुलेटेड और कंपाउंड होता है। यानी अगर आप लंबे समय तक बेटी के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से ये स्कीम काफी लोगों के लिए अट्रैक्टिव सेविंग ऑप्शन बनती है। लेकिन ध्यान रखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट सरकार समय समय पर रिवाइज करती रहती है। इसलिए 8.2 को हमेशा के लिए फिक्स्ड रेट समझना सही नहीं होगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या। एसएसवाई एक गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे गर्ल चाइल्ड के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अकाउंट लड़की के नाम पर खोला जाता है और इसे नेचुरल या फिर लीगल गार्डियन ऑपरेट कर सकता है। अकाउंट खोलने के समय गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है और सामान्य तौर पर एक फैमिली में अधिकतम 2 चिल्ड्रेन के लिए अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि ट्विंस या सर्टन मल्टीपल बर्थ सिचुएशन के लिए अलग प्रोविजंस मौजूद हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। एसएसवाई में अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 250 रुपए की है। हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है, जबकि एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट किया जा सकता है। यानी अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा है तब भी आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा एसएसवाई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। डिपॉजिट्स अकाउंट खुलने की तारीख से 15 साल तक किए जा सकते हैं, जबकि अकाउंट की मैच्योरिटी सामान्य तौर पर ओपनिंग डेट से 21 साल बाद होती है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 6 साल है और आपने उसके नाम पर एसएसवाई अकाउंट खोल दिया। आप अगले 15 साल तक एलिजिबल एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद आपको हर साल डिपॉजिट करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन अकाउंट मैच्योरिटी तक अपने नियमों के अनुसार चलता रहेगा और इंटरेस्ट एप्लीकेबल रेट पर अक्यूमुलेटेड होता रहेगा। यही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इस स्कीम को एजुकेशनल और फ्यूचर प्लानिंग के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या एनआरआई पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए नया सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं? यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ इसलिए कि आपकी बेटी इंडियन सिटीजन है, एनआरआई पेरेंट ऑटोमेटिकली एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। ऑफिशियल रूल बेनिफिशियरी को अकाउंट ओपनिंग के समय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन बताते हैं और ये रेजिडेंट कंडीशंस मैच्योरिटी या क्लोजर तक बनी रहने की बात रूल्स में दी गई है। इंडिया पोस्ट भी अपने करंट सेविंग इंफॉर्मेशन में कहता है कि एनआरआई और नॉन एलिजिबल कैटेगरीज नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरा फैमिली विदेश में रहता है और लड़की भी नॉन रेजिडेंट स्टेटस में है तो सिर्फ इंडियन पासपोर्ट या इंडियन सिटीजनशिप के आधार पर नया एसएसवाई अकाउंट खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, पेरेंट का एनआरआई होना और डॉटर का एनआरआई होना एक बात नहीं है। मान लीजिए फादर अमेरिका में नौकरी करता है और एनआरआई है, लेकिन उसकी बेटी इंडिया में रहती है और रेजिडेंट इंडियन सिटीजन है। ऐसे सिचुएशन में एलिजिबिलिटी को सिर्फ फादर की रेसिडेंसी देखकर डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए। स्कीम की कोर एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी यानी गर्ल चाइल्ड की स्टेटस से जुड़ी है।
इसलिए ऐसे केसेस में अकाउंट खोलने से पहले ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस से करंट एलिजिबिलिटी कंफर्म करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका दूसरा सिनारियो लेते हैं कि मान लीजिए आपने बेटी का एसएसवाई अकाउंट तब खोला था जब वो इंडिया में रेजिडेंट इंडियन सिटीजन थी। कुछ साल बाद फैमिली विदेश चली गई और बेटी भी नॉन रेजिडेंट हो गई। यहाँ रूल्स बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुकन्या समृद्धि रूल्स में बेनिफिशियरी को रेजिडेंट इंडियन सिटीजन रहने की कंडीशंस दी गई हैं। इसलिए बेटी की रेजिडेंशियल स्टेटस बदलने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस को तुरंत इन्फॉर्म करना जरूरी है। एसबीआई की एनआरआई गाइडेंस बताती है कि अगर एसएसवाई अकाउंट खुलने के बाद बेनिफिशियरी नॉन रेजिडेंट हो जाती है तो गार्डियन को इंस्टीट्यूशन को 1 महीने के भीतर इन्फॉर्म करना चाहिए और उसके बाद अकाउंट पर इंटरेस्ट ट्रीटमेंट प्रभावित हो सकता है तथा अकाउंट क्लोज्ड भी माना जा सकता है। यानी यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सिर्फ पेरेंट के विदेश जाने से ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि एसएसवाई अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। असली सवाल तो ये है कि अकाउंट की बेनिफिशियरी यानी बेटी की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। यही डिस्टिंक्शन एनआरआई फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 8.2 इंटरेस्ट की। आज के समय में एसएसवाई पर 8.2 एनुअल इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट और कंपाउंड होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट्स को समय समय पर रिवाइज करती है। इसलिए अगर आप आज अकाउंट खोलते हैं तो फ्यूचर में 21 साल के पीरियड के लिए 8.2 रेट गारंटेड फिक्स नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख जमा करूं तो क्या होगा। मान लीजिए कि आप अपनी बेटी के एसएसवाई अकाउंट में हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम लिमिट के अंदर है। अगर आप लगातार 15 साल तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपकी टोटल डिपॉजिट 22.5 लाख की होगी। इसके ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड होगा, लेकिन फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट को सिर्फ 8.2 को पूरे 21 साल कांस्टेंट मानकर कैलकुलेट करना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज करती रहती है और कर भी सकती है। इसलिए एसएसवाई को समझने का सही तरीका यही है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग प्रोडक्ट की तरह देखें, ना कि फिक्स्ड 8.2 लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह। अब बात करते हैं विड्रॉल की। एसएसवाई पूरी तरह ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें आप जब चाहे पैसा ले लें। स्कीम लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए डिजाइंड है। इंडिया पोस्ट के अनुसार गर्ल चाइल्ड के 18 साल की होने या उसके 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद स्पेसिफाइड कंडीशंस के तहत एजुकेशनल के लिए अप टू 50% विड्रॉल की अनुमति होती है। इसके अलावा मैरिज और अदर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस के लिए स्कीम में अलग अलग प्रोविजंस हैं। यानी अगर आपकी बेटी हायर एजुकेशनल इंडिया या विदेश में करती है तो एलिजिबल स्टेज पर पार्टिशियल विड्रॉ का ऑप्शन फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकता है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या एसएसवाई में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एसएसवाई कंट्रीब्यूशन पर एप्लीकेबल टैक्स रूल के तहत सेक्शन 80C बेनिफिट उपलब्ध है और स्कीम को जनरली ईईई टैक्स ट्रीटमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन यहाँ एनआरआई पेरेंट्स को खास सावधानी बरतनी जरूरी है। टैक्स बेनिफिट और स्कीम एलिजिबिलिटी दो अलग चीजें हैं। पहले ये देखना जरूरी है कि आपकी बेटी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करती हैं या फिर नहीं। उसके बाद टैक्स बेनिफिट की बात आती है। अब मान लीजिए कि आप एनआरआई हैं और आपकी बेटी इंडिया में रेजिडेंट है, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। सबसे पहले बेटी को रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स बेटी का वेरीफाई करें। दूसरा, ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस से कंफर्म करें कि आपके स्पेसिफिक सिचुएशन में अकाउंट ओपनिंग परमिटेड है या फिर नहीं। तीसरा, अकाउंट खुलने के बाद अगर फैमिली विदेश शिफ्ट करती है तो बेनिफिशियरी की रेजिडेंशियल स्टेटस में बदलाव होने पर इंस्टीट्यूशन को टाइमली इन्फॉर्म कर दें। और चौथा, सिर्फ किसी एजेंट या सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर अकाउंट कंटिन्यू करने का डिपॉजिट करने का फैसला बिल्कुल ना ले, बल्कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से इसे चेक करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस दूर करते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी इंडियन सिटीजन है इसलिए वो हमेशा एसएसवाई के लिए एलिजिबल रहेगी। ये हर कंडीशन में जरूरी नहीं है। रूल्स में रेजिडेंट इंडियन सिटीजन की कंडीशंस महत्वपूर्ण है, इसलिए सिटीजन्स और रेजिडेंशियल स्टेटस को एक ही चीज समझना ये सबसे बड़ी गलती होगी। किसी व्यक्ति के पास इंडियन सिटीजनशिप हो सकती है लेकिन वो
टैक्स, एफईएमए या अदर लीगल कॉन्टैक्ट्स में नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एसएसवाई के स्पेसिफिक स्कीम रूल्स देखना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह ये समझना भी जरूरी है कि ओसीआई कार्ड होना ऑटोमेटिकली एसएसवाई एलिजिबिलिटी नहीं देता। स्कीम के बेनिफिशियरी डेफिनेशन में रेजिडेंशियल इंडियन सिटीजन की कंडीशन है, इसलिए ओसीआई एनआरआई फैमिलीज को अकाउंट खोलने से पहले ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से करंटली एलिजिबिलिटी जरूर वेरीफाई करना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक एनआरआई कपल दुबई में रहता है और उनकी बेटी 7 साल की है और इंडिया में नहीं रहती। पेरेंट्स सोचते हैं कि इंडिया में एसएसवाई अकाउंट खोलकर हर साल 1.5 लाख जमा करेंगे। यहाँ उन्हें सीधे अकाउंट खोलने के बजाय पहले एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर फादर एनआरआई है लेकिन बेटी इंडिया में रेजिडेंट इंडियन सिटीजन है, तो सिचुएशन अलग हो सकती है और बेनिफिशियरी की स्टेटस के आधार पर एलिजिबिलिटी एग्जामिन की जाएगी। यानी एनआरआई फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि एनआरआई पेरेंट ऑटोमेटिक रिजेक्शन या इंडियन सिटीजन डॉटर ऑटोमेटिक अप्रूवल हो, दोनों स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। हमेशा एक्चुअल फैक्ट और करंट स्कीम रूल्स देखकर ही फैसला लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि एसएसवाई किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आपकी बेटी एलिजिबल है, उसकी उम्र 10 साल से कम है और आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड सेविंग करना चाहते हैं, तो ये एजुकेशनल और फ्यूचर गोल्स के लिए एक यूजफुल गवर्नमेंट बैकएंड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये उस समय में काम आएगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की बजाय गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ये सेविंग काफ़ी यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं और आपकी डॉटर भी विदेश में रहती है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 8.2 इंटरेस्ट देकर पैसा जमा करना ये शुरू कर देना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। तो अगर आप एनआरआई हैं तो हमेशा करंट अपडेट पर ही अपना कोई फैसला लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।